शुरू करने जा रहे हैं वेनिंग पंचर से। वेनिंग पंचर क्या होता है पहले ये समझेंगे। अभी हमने समझा स्मॉल अमाउंट में अगर हमें ब्लड चाहिए होता है तो हमने कैपिलरी पंचर किया था। अब हम वेनिंग पंचर के बारे में समझेंगे। भाई लार्ज अमाउंट में हमें कोई ब्लड चाहिए, जैसे आपको लिवर फंक्शन टेस्ट लगाना है, किडनी फंक्शन टेस्ट लगाना है। फंक्शन टेस्ट का मतलब हो गया जिसमें मोर देन 1 और 2 टेस्ट होंगे। जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट में अप्रॉक्स 7 टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट में भी अप्रॉक्स 7 से 8 टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, अप्रॉक्स 3 ml 4 ml ब्लड चाहिए होगा, जिससे आप सीरम सेपरेट करेंगे और फिर उस सीरम से आप अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। कई बार EDTA ब्लड से भी आपको हैवी ब्लड चाहिए होता है, मतलब 1 या 2 ड्रॉप से काम नहीं चलेगा। आपको 0.5 ml या सपोज 1 ml ब्लड चाहिए होगा कोई प्रोसीजर के लिए। मान लीजिए आपको ब्लड ग्रुप करना है सेल वॉश करके, तो आपको 2 ml 3 ml होल ब्लड चाहिए होगा, EDTA ब्लड चाहिए होगा, जिससे आप उसका सेल वॉश करेंगे, उसके बाद आप अपना ब्लड ग्रुप परफॉर्म करेंगे या आगे का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो इन सब के लिए जो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड हमें चाहिए होता है तो हम परफॉर्म करते हैं वेनिंग पंचर और आर्टरी पंचर। तो वेनिंग पंचर के बारे में पहले समझेंगे। वेनिंग पंचर इज अ प्रोसेस ऑफ obtaining blood sample from vein for laboratory testing. It is probably the most common procedure in the medical field, usually performed for the following reasons. अब वेनिंग पंचर क्या है? एक मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है ब्लड सैंपल लेने का। मान लीजिए किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना है या आपको ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्ट भी करना होता है, तो भी आप वेनिंग पंचर करके ही करते हो। तो एक बहुत कॉमन सा फंडा है। अब वेनस ब्लड क्या है कॉमनली क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे क्या है, आपके 2 तरीके से आर्टरी और वेन जो हैं आपकी किस तरीके से वर्क करती है, यहाँ एक डायग्रामेटिकली भी समझाया गया है किस तरीके से आपस में जो है कैपिलरीज के थ्रू आर्टरी और वेन जुड़ी रहती हैं। वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब पहला रीज़न है इसका, 3-4 रीज़न यहाँ पे एक बेसिक में दे रखे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द रूट टेस्ट आर परफॉर्म ऑन वेनस ब्लड। अब ज़्यादा वेनस ब्लड से क्यों रूटीन टेस्ट किया जाता है, उसका रीज़न है कि भाई हमारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है और इसका मतलब है कि बॉडी रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ बॉडी को चाहिए वो जितना यूटिलाइज हो रहा है, जो बच गया है, सपोज भाई यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये सब क्या है, ये आपके ब्लड में ही मिलेगा और वेनस ब्लड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका आर्टेरियल ब्लड जो है वो प्योर ब्लड जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो लंग्स से हर्ट और हर्ट से पूरी बॉडी में मूव करता है। और जब पूरी बॉडी से रिटर्न जा रहा होता है हर्ट में और फिर हर्ट से लंग्स में, तो वो चीज़ कैरी करता है जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी है एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, किडनी में ब्लड गया, वहाँ प्योरीफाई हुआ, अब किडनी अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो वहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सर्कुलेट होके जा रहा है हर्ट की तरफ, तो वही ब्लड हमें बता पाएगा एक्चुअल वैल्यू की किडनी ने कैसा काम किया है। ठीक है, क्योंकि प्योर ब्लड गया तो उसमें तो पता ही रहेगा कि हाँ भाई प्योरिटी है, तो उसमें तो आप वैल्यूएशन का पता ही नहीं लगा पाओगे। वैल्यूएशन का पता तब लगाओगे जब वहाँ से वो अपना काम करके निकला है। तो एक एग्जैक्ट उस ब्लड में जो रिक्वायरमेंट थी वो कितना यूटिलाइज हुआ, जो प्रोडक्ट वहाँ चाहिए था वो कितना यूटिलाइज हुआ, वेस्टेज कितना निकाल के ब्लड में डाला गया, फिल्ट्रेशन कितना हो पाया ब्लड का, वो सारी चीज़ें तो आपको वेनस ब्लड से देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही भाई लिवर फंक्शन टेस्ट है, एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, वो भी आपके वेन्स के द्वारा ही बॉडी में ब्लड के द्वारा ही सर्कुलेट किए जाते हैं। तो वहाँ पे भी वेनस ब्लड में ये सारी मात्रा एकदम एक्यूरेट कह सकते हो कि एकदम फिक्स वैल्यू में मिल जाती है देखने को कि हाँ भाई ब्लड के अंदर आपका एंजाइम्स कैसे चल रहे हैं, आपके हार्मोन्स कैसे चल रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे चल रहे हैं, शुगर लेवल का क्या सॉरी शुगर लेवल कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर बात करें बेस्ट साइज ऑफ वेनिंग पंचर की, तो जो आपका मिडल क्वार्टल फोसा है, ठीक है,
नी जो है आपकी एल्बो एरिया वहाँ पे, और या आपके रिस्ट के पास का जो पाम का अपोजिट का एरिया है वहाँ के पास का विजिबिलिटी वाले के पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया गया है। आप देखोगे पेज नंबर 20 पे आ जाओ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बैसिलस सिफेलिक और मिडल, ये है आपका एल्बो जॉइंट जो कि मिडल क्वाइटल फोसा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिफेलिक, बैसिलस और मिडल क्वाइटल 3 वेन रहती है। यहाँ पे वेन और आर्टरी के बेसिस पे रेड और आपका ब्लू ये दिखाया गया है। मेनली जो है हमारा ब्लू पार्ट वाला जो है यानी आपका वेनस ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है। डायग्राम में क्लियर हो रहा है। बैसिलस आर्टरी, सिफेलिक वेन, बैसिलस वेन, मिडल क्वाइटल वेन। पेज नंबर 20 पे हमने खोला हुआ है वेस्कुलर आर्टरी ऑफ द आर्म। डायग्राम पे आप खोलोगे, वहाँ पे आप देखो सबसे पहले जो आपका है बैसिलस आर्टरी रेड कलर से डोनेट किया गया है, फिर सिफेलिक वेन ब्लू कलर से डोनेट किया गया है, बैसिलिक वेन जो है आपकी ब्लू कलर से डिटोनेट की गई है। यहाँ पे मिडल क्वाइटल वेन भी ब्लू कलर से की गई है। मिडल क्वाइटल बीच वाला वेन का पार्ट होता है। फिर आपका रेडियल आर्टरी और अल्ना आर्टरी रेड कलर से दिखाई गई है। अब यहाँ पे हम जो कहते हैं ना कि भाई आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, तो ब्लड सैंपल जब कलेक्ट किया जाता है तो आर्टरी जो है वो डीप होती है, थोड़ा सा मस्कुलर के इनर में जाके रहती है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वहाँ पे प्रेशर भी तेज होता है। तो हम लोग अवॉइड करते हैं आर्टरी पंचर करना रूटीन टेस्ट के लिए। वेन का जो फ्लो प्रेशर होता है ब्लड का वो थोड़ा कम होता है और बहुत ईजिली विजिबल हो जाती है, तो वहाँ से आप मिडल क्वाइटल से, सिफेलिक से या बैसिलस से वेन से आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में आओगे जहाँ पे एल्बो जॉइंट लिखा हुआ है, एंटी क्यूबॉइटल फोसा लिखा हुआ है, बैसिलस आर्टरी लिखा हुआ है, वेन लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे जो विजिबल वेन है आपके हाथ की, आप खुद का भी हाथ फिस्ट टाइट करो अपने लेफ्ट हैंड का और उसमें देखो आपके जो थंब वाला एरिया है या जो लिटिल फिंगर साइड का एरिया है, वहाँ पे आप जब फील करोगे तो हल्का सा प्रोमिनेंट वेन आपको फील होगा। ठीक है, हल्का सा स्किन के ऊपर ही आपको प्रोमिनेंट वेन जो है आपकी फील हो जाएगी। ब्लड कलेक्शन का जो एंगुलर होता है, एंगल कहते हैं हम लोग निडल एंगल, वो अप्रॉक्स 35 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ब्लड कलेक्शन वाले सिरिंज का या आप वैक्यूम टेनर पकड़ रहे हो उसका, अगर आप आईवी सेट लगाते हो, कैनवला लगाते हो, तो कैनवला जो है उसका लेस देन 30 डिग्री रहता है। दोनों में फ़र्क होता है, सिरिंज होल्डिंग का भी फ़र्क होता है, कैनवला अलग तरीके से पकड़ा जाता है और सिरिंज अलग तरीके से पकड़ी जाती है। कई बार गलती क्या करते हैं, सिरिंज को भी कैनवले के तरीके से पकड़ते हैं और ब्लड जो है वो नहीं आ पाता है, कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि जब आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपका जो एंगल है वो 30 से 45 के बीच में रहना चाहिए। अब आ जाते हैं तीसरे डायग्राम, देखो पेज नंबर 21 पे जब आप आओगे तो यहाँ पे वेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके हाथ का, किस तरीके से वेन जो है वो डिवाइडेड है आपके आर्म में प्रॉपर, वो दिया गया है। उसके बाद आता है अगर कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज होती है, इफ़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम द एंटीक्यूबाइडल फोसा वी कैन ड्रॉ ब्लड फ्रॉम फॉलोइंग वेरियस साइट्स। मान लो आपका भाई मिडल क्वाइटल में बहुत हेल्दी पर्सन है, वेन नहीं मिल पा रहा है या वेन बहुत पतली है, आपको लग रहा है नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके बाद अलग अलग आपका जैसे डॉर्सल वेनस आर्च है। डॉर्सल वेनस आर्च मतलब आपके हैंड वाले पार्ट पे, पाम्स के अपोजिट वाला पार्ट है, उसको कहते हैं। यहाँ पे बैसिलस, सिफेलिक अलग अलग आपको वेन दिख जाती है, वहाँ से आप ले सकते हो। अब यहाँ फुट वाले एरिया में दिखा रखा है कि फुट वाले एरिया में जो आपका थाई है, आपका काफ्स हैं या जो आपका फुट जॉइंट है, वहाँ पे भी आपकी वेन्स रहती हैं, वहाँ से भी आप यानी विजिबल इन हैंड सिंपल कह सकते हैं कि जो विजिबल एरिया है वहाँ से आप ब्लड ईजिली कलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं मटेरियल रिक्वायर में, भाई वेनिंग पंचर करेंगे
तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा? तो सबसे पहले आपका एक तो सिरिंज चाहिए होगा, या वैक्यूटेटेड वाइल होगी तो वैक्यूटेनर चाहिए होगा। भाई नॉन वैक्यूटेटेड वाइल है तो सिरिंज यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल भी अगर मान लीजिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो वैक्यूटेनर, क्योंकि वैक्यूटेनर की निडल थोड़ी सी थिक होती है, उसका गेज थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होता है, तो आप उस केस में भी कई बार सिरिंज का यूज़ करते हो। या आपको बहुत कम अमाउंट में ब्लड चाहिए, सपोज 1 ml ही ब्लड चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो भी आप सिरिंज का यूज़ कर लेते हो, नहीं तो वैक्यूटेनर वाइल का यूज़ किया जाता है, और वैक्यूटेनर का यूज़ किया जाता है उसके साथ में। वाइल्स चाहिए तो अलग अलग यहाँ पे वाइल्स का देखो आपको कलर कोड में भी दिखा रखा है। प्लेन वाइल दिखा रखी है, जिसे प्लेन ट्यूब कहा गया है, रेड कलर का टॉप है उस पर। EDTA ट्यूब है जिसमें आप देख रहे हो पर्पल कलर का टॉप है। हेपेरिन ट्यूब है जिसमें ग्रीन कलर का टॉप है। PT ट्यूब है जिसमें आपका ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का टॉप है। सीरम ट्यूब को भी आप हल्का देखोगे रेडिश कलर का ही दिखा रखा है। SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जो कि गोल्डन कलर का टॉप है। ESR ट्यूब जो कि ब्लैक कलर का टॉप है। ग्लूकोज ट्यूब जिसके अंदर फ्लोराइड रहता है, ग्रे कलर का टॉप है। फिर आपका मल्टी सैम्पल निडल्स हैं, ये वैक्यूटेनर निडल्स होती हैं। बटरफ्लाई निडल है जो बहुत ही स्मॉल बेबीज़ में यानी इन्फेंट में यूज़ किया जाता है। फिर आपका हाइपोडर्मिक निडल्स हैं जो कि सिरिंज के साथ में यूज़ होती हैं। अलग अलग कलर कोड जो है ये इनके गेज को डिफाइंड करता है, सेम एज आपका सिरिंज है। फिर आपका ब्लड लैंसेट है, आपका टॉर्निक्विट है, निडल हब है, निडल हब वही वैक्यूटेनर हब कहा जाता है। फिर आपका स्पेसिमेन कलेक्टर है, अगर जैसे यूरिन वगैरह कलेक्ट करना है उसके लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ये तो डायग्रामेटिकली इसमें बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्प्रिट स्वैब है, ड्राई स्वैब है, बैंडेड है, ये सारी चीज़ें भी आपकी वेनिंग पंचर में काम आती है। जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज है, 21 गेज निडल और 22 गेज निडल। ये 21 और 22 क्या है, ये बेसिकली नंबर हैं जो कि निडल की थिकनेस को डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंगल यूज़ निडल होनी चाहिए, निडल होल्डर होना चाहिए। ठीक, आपका ब्लड ट्यूब्स अलग अलग कलर की होनी चाहिए जो आपके EDTA है, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको ब्लड ट्यूब सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो आपके पास कलेक्शन एरिया में होनी चाहिए। टॉर्निक्विट होना चाहिए, स्वैब्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वेनिंग पंचर में चाहिए होती हैं। इक्विपमेंट की थोड़ी सी बात कर लें तो एक डायग्रामेटिकली जैसे मैंने बताया था कि और भी बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। जैसे आपका रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये भी एक रहता है। ठीक है, बैंडेज और टेप्स हैं वो रहती हैं। ग्लव्स वगैरह हैं आप यूज़ करते हैं उसके लिए। अल्कोहल स्वैब्स है, सिंपल स्वैब्स हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब साइट ऑफ वेन कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप पहले तो आर्म सेलेक्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है नॉन वर्किंग हैंड को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका जो मिडल क्वाइटल एरिया है उससे 3 फिंगर का गैप लेके आप टॉर्निक्विट को टाइट करेंगे। टॉर्निक्विट टाइट करने के बाद फिस्ट को लॉक करवाएंगे। फिस्ट लॉक कराने के बाद आप मूवमेंट कराएंगे एक बार आर्म की, कि भाई आप आर्म की मूवमेंट करो। जब पेशेंट मूव करेगा तो उसकी जो वेन है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। प्रोमिनेंट का मतलब है थोड़ा सा उभर के बाहर की तरफ आनी दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर वहाँ पे आप अपने फिंगर से उसको फील करेंगे। फील ये नहीं करना होता कि वेन हाँ है या नहीं है, फील करना होता है कि वेन की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि आप जब निडल प्रिक करते हो तो सबसे बड़ी गलती होती है डायरेक्शन। सपोज डायरेक्शन मान लो होती है राइट टू लेफ्ट, और आप प्रिक कर देते हो, मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है और आप प्रिक कर रहे हो नॉर्थ टू साइड डायरेक्शन में, तो पंचर गलत हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपकी वेन है उसी डायरेक्शन में आपको अपने निडल से पंचर करना होता है। कितना डीप आपको निडल लेके जाना है, कितना आपको एंगल रखना है, वो सेम टाइम पे आपको एक एस्टिमेट आइडिया लग जाता है जब आप वेन को फील करते हो। फील कर लिया, उसके बाद स्प्रिट स्वैप से उसको क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आप अपने निडल से या सिरिंज से या आप वैक्यूटेनर से या कैनवला से, जैसे भी आप बटरफ्लाई निडल से जो भी आप यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट, आप प्रिक करोगे। प्रिक करने के बाद सैंपल कलेक्ट करोगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद ड्राई कॉटन स्वैब रख के निडल रिमूव करोगे। उससे पहले, निडल रिमूव करने से पहले फिस्ट ओपन कराना है और टॉर्निक्विट रिलीज कर देना है। टॉर्निक्विट बंधे रहते ही आपको निडल नहीं निकालनी होती है, नहीं तो ब्लड जो है वो फाउंटेन की तरह बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है टॉर्निक्विट का। कई बार तो हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते वक्त ही
टॉर्निक्वेट ओपन कर देते हैं, जिससे ब्लड का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाए और हम आराम से भी सैंपल ले सकें। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्म को फोल्ड करा देना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई टाइट टी शर्ट या कुछ इस तरीके का पहना हुआ है जो आर्म को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है या टाइट कर रहा है, तो आपको आर्म सीधा ही रखना है। कॉटन स्वैब लगा के 2 मिनट प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको उसमें बैंडेज वगैरह अप्लाई कर देनी है। तो ये आपका तरीका होता है वेन पंचर परफॉर्म करने का। ये मैंने अभी एक ही बार में सारी चीज़ें बता दी। अब स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पिक्चर से भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा। पेज नंबर 26 पे देखोगे, क्लीन ऑफ साइड, अल्कोहल स्वैब से भी कर सकते हो आप उसे, ठीक है। किस तरीके से टॉर्निक्वेट यहाँ पे टाई किया हुआ है, हल्का येलोइश कलर का जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बाइंडर या टॉर्निक्वेट का यूज़ किया हुआ है। फिर अल्कोहल स्वैब से इसको क्लीन किया जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, रब नहीं करना होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा स्वैब को मूव करना होता है। फिर होल्डिंग पोजीशन है, किस तरीके से आर्म रेस्ट का यूज़ करते हुए आपको फील करना है अपने थंब से या फिंगर से। उसके बाद आप अपना प्रिकिंग प्रोसीजर जो है वो आप शुरू करोगे। प्रिकिंग प्रोसीजर शुरू करने के बाद आप यहाँ पे देखो, एक है पेज नंबर 29 पे, क्या आपके जो सिरिंज है और जो ट्यूब है, होल्डर है, उसका डिफाइन किया हुआ है कि निडल हब किस तरीके से होना चाहिए, गेज किसको डिफाइन किया जाता है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स रूफ रहनी चाहिए, होल्डर हब में आपका जो फिंगर पोजीशन है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ डायग्रामेटिकली बताई गई हैं। पेज नंबर 28 पे